प्यार को संसार का, प्यार को संसार का ईमान बना दे, दुश्मन को भी दुश्मन का मेहमान बना दे। भगवान हर इंसान को हर एक का इंसाफ कर, तू प्रेम प्यार से, तू प्रेम प्यार से। उकता चुकी है दुनिया झगड़े फसाद से, झगड़े फसाद से। प्यार को संसार का, प्यार को संसार का ईमान बना दे, दुश्मन को भी दुश्मन का मेहमान बना दे। भगवान हर इंसान को हर आत्मा में तेरा दस्तूर नजर आए, दस्तूर नजर आए। हर टेढ़ी निगाह में भी तेरा नूर नजर आए, तेरा नूर नजर आए। हर आत्मा को पूजा का, हर आत्मा को पूजा का स्थान बना दे, दुश्मन को भी दुश्मन का मेहमान बना दे। भगवान हर इंसान को, भगवान हर इंसान को इंसान बना दे, दुश्मन को भी दुश्मन का मेहमान बना दे। भगवान हर इंसान को। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत अनिल भैया। बहुत धन्यवाद पुष्पा चुग जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ फरीदाबाद से रविंद्र गुप्ता जी एक भजन के लिए। अर्जुन देव दुरेजा जी बाल्टोर आरिस्मा सोनीपत के प्रधान जुड़ चुके हैं। प्रधान जी का स्वागत। आइए गुप्ता जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, जा रही है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं, बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं। खाने वाले हैं करोड़ों, खाने वाले हैं करोड़ों, पर खिलाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा, सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। जीव है जग में अनेकों, जीव है जग में अनेकों, और विदाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। जर्रे जर्रे में समाया हर जगह मौजूद है,
जर्रे जर्रे में समाया, हर जगह मौजूद है। इन सभी फूलों में हंसता, इन सभी फूलों में हंसता, मुस्कुराता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, खुद बना करके सजाता, खुद बना करके सजाता, फिर मिटाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, रोशनी बनकर सभी में, रोशनी बनकर सभी में, जगमगाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। अब मैं डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी से प्रार्थना करूंगा एक मधुर भजन, उसके बाद सुषमा बुद्धि राजा जी, फिर डॉक्टर रमाकांत जी का उद्बोधन होगा। आइए कल्पना रस्तोगी जी, आपका भजन सुनते हैं आज। हाँ जी, कल्पना जी नहीं आ रहे? सुषमा बुद्धि राजा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत है, कई दिन बाद आए आप। एक मधुर भजन आपका, हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद एक भजन और, फिर ठाकुर सभी को साहब। सादर नमस्ते। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। सुख धाम सदा, कोई दीन दुखी जो पुकारे तुझे, सुनता है सदा तू प्रभु उसकी। तुझे कहते हैं दीन दयाल प्रभु, कोई तुझ सा दया निधान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। तूने यूं तो रचा ये ज़मीं आसमां, बहती नदियां पर्वत सारे, पर ढूंढने तुझको जाए कहाँ, तेरा पता वा कोई निशान नहीं। सुख धाम सदा, हे जगत
पिता हे जगतपति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। क्या साधु सती, क्या योगी यति, कोई दूजा तेरे समान नहीं, सुख धाम सदा। तेरा नाम जपो प्रभु ये वार दो, बेमोल की अब झोली भर दो। करुणा निधि अब करुणा कर दो, कोई तुझ सा करुणा निधान नहीं, सुख धाम सदा। तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं, सुख धाम सदा। धन्यवाद भाई जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। अब डॉक्टर कल्पना सोगी जी एक भजन, तो उसके बाद डॉक्टर रमाकांत जी का उद्बोधन होगा, बाकी भजन उनके बाद। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। स्वागत है। सबको मेरा प्रणाम। भजन है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो जी हो। मन हंस चुके मोती, तुम मान सरोवर हो, दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल, नित नाम रहे प्रतिबल, ओ जी हो। यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे, चरणों से लिपट जाऊं
मुझे राह दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मझधार पड़ी नैया, डगमग डोले भव में। ओ जियो आओ मेरे खिवैया, हम ध्यान धरे मन में। अब कर बस करें विनती, मुझे अपना वेबिनार आ रहा है मम्मी जी। मान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कल्पना सोगी जी। 5:20 होने वाले हैं। प्रतिदिन की परंपरा के अनुसार 4 बजे डॉक्टर साहब के बाद किरण सहगल जी, रविंद्र ठक्कर जी, महेंद्र भाई जी, प्रवीण जी, सभी की ये भजन सुनेंगे। हमारे डॉक्टर रमाकांत जी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हिंदू अस्पताल नई दिल्ली के रहे, स्वामी दामोदर शास्त्री नगर में। तो आज का विषय घुटनों का दर्द, घुटने का दर्द अपना 30-40 मिनट के लिए मार्गदर्शन देंगे। आप सभी उसका लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल आर्युग परिषद आर्युवद घोष पे कल सुबह अपलोड हो जाएगी। और ये कार्यक्रम फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है, पूरी भारत के बाहर के लोग देख रहे हैं। आज के अध्यक्ष प्रोफेसर विठल रवारे जी, महामंत्री शारदा स्वागत। आइए डॉक्टर रमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। नमस्कार, मेरी आवाज सब लोगों को ठीक से पहुंच रही है? आवाज भी आ रही है, फोटो भी ठीक है। 17 जनवरी 2021 को बहुत शुभ दिन है ये आज। 16 जनवरी 2021 भारतवर्ष की संस्कृति का बहुत शुभ दिन था। उस दिन कल पहला दिन हुआ कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण का। सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा मेरे सारे प्रार्थी, मेरे सारे मित्रगण जो इससे मुझसे जुड़े हुए हैं, कृपा करके सब लोग जैसा हो, जब समय मिले, जब नंबर आए तो कोरोना का वैक्सीन जरूर लगाइएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम लोगों ने 2020 में बहुत मार सही है, बहुत कठिनाइयां झेली है। अब भारतवर्ष वर्ल्ड में नंबर 1 पर आया है और उसने कोरोना वैक्सीन को बना लिया है। तो मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इसमें हम ना झिझकें और इस वैक्सीन को लगाने में अग्रपथ रहें। तो हम चलते हैं अब आपके आज के जो हमारा विषय है, घुटनों का दर्द। घुटना एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का जोड़ है। मैं सभी श्रोतागणों से प्रार्थना करूंगा कि उनके अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे, जो भी वो प्रश्न पूछना चाहेंगे, हम कार्य के अंत में जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि घुटना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए घुटने का एक ये मॉडल लेकर के आया हूँ ताकि सब लोग जाने कि घुटना क्या होता है। घुटना हमारा नी जॉइंट है, ये शरीर में 2 होते हैं और हम सबसे ज्यादा घुटनों का यूज करते हैं। तो ये जो पोजीशन है, जैसे हम बैठे हुए हैं, ये आगे की पोजीशन है घुटने की, जिसके अंदर एक छोटी सी बोन है जिसको हम पटेला बोलते हैं, जो घुटनों का हेलमेट के समान होती है। जैसे हम ड्राइव करते हैं तो सिर पे हेलमेट पहनते हैं, तो घुटने पे भगवान जी ने एक हेलमेट बनाया जो हमारे घुटने को प्रोटेक्ट करता है। इसमें 3 हड्डियां होती हैं, 2 बड़ी हड्डी और एक छोटी हड्डी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये घुटना अंदर की तरफ से हम देख रहे हैं। मुझे लगता है सब लोगों को ठीक से दिख रहा होगा। अब घुटना जब हम अंदर की तरफ से देख रहे हैं तो इसके अंदर कुछ हमें चीजें नजर आ रही हैं। ये तो हड्डियां हैं और ये इसके अंदर कई किस्म के वार्शल्स हैं। जैसे ये वार्शल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वार्शल है। ये वार्शल है, ये कुछ लिगामेंट है जो हमारे घुटने को बांधे रखते हैं, जिनको ये लिगामेंट्स हैं।
और ये कुछ अंदर ये एक जा रहा है पतला सा, ये लिगामेंट्स हैं जो हमारे घुटने को बनाए रखते हैं। बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे कारण होते हैं घुटनों में दर्द के। अगर कोई भी वार्शल या कोई भी लिगामेंट, कोई भी रस्सी जिससे घुटना बंधा हुआ है, उसमें अगर किसी किस्म की भी चोट लग जाए तो हमारे घुटने में दर्द होना शुरू हो जाए। जैसे जो लोग प्लेयर हैं, जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, वो लोग खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उनके कई बार ये लिगामेंट, जिनको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, इनके नाम है, साइंटिफिक नेम है, जिस विषय में मैं नहीं जाना चाहता, उसमें अगर वो टूट जाए, उनको चोट लग जाए, तो उनको सीवियर घुटने में दर्द होता है और घुटना हमारा अनस्टेबल हो जाता है, मतलब ठीक से हम रख नहीं सकते, दायां बायां घुटना फैलने लग जाता है। तो उसका भी एक निवारण किया जा सकता है। कुछ समय के बाद ये वार्शल घिसने शुरू हो जाते हैं। ये जो हमारे वार्शल है, जो सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जिस विषय में हम सबसे ज्यादा बात करेंगे आज, वार्शल का घिस जाना, वार्शल की ग्रीस कम हो जाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के कोरोना के साल में। पिछली बार सब लोग, हम लोग घर में बंद रहे, जितने भी सीनियर सिटीजन थे, जितनी भी महिलाएं पुरुष 55 साल से ऊपर थी, 60 साल की थी, उनको घर से निकलना मना किया हुआ था, तो सब लोगों के घुटनों में तकलीफ होने लगी, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज कम की, चलना कम हुआ, बाजार जाना कम हुआ, तो ये वार्शल उनके घिसने लगे, रगड़ने लगे, सूजने लगे, इसमें सूजन आ गई और उनको दर्द होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको चोट लगती है। कई किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं जो घुटने के अंदर हो जाते हैं, जिसके कारण दर्द होता है। कई किस्म की चोटें होती हैं, जैसे कई बार घुटना स्लिप हो जाता है, जिसको डिसलोकेशन कहते हैं, सबलक्सेशन कहते हैं, अपनी जगह से इस हड्डी से ये हड्डी दोनों सरक जाती है, उससे भी दर्द होते हैं। पर आज की गंभीरता और आज के विचारों को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए, हम सबसे ज्यादा बात करेंगे इस घुटने में ग्रीस का कम हो जाना, जिस टर्म को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। ऑस्टियो मीन्स हड्डी, आर्थराइटिस मीन्स उसकी सूजन आ जाना, नी जॉइंट, नी जॉइंट की हड्डी में सूजन आ जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट, जो आज के युग में सबसे ज्यादा महामारी के रूप जिसने ले लिया हुआ है। आप सब लोग अगर सोचेंगे तो आपके घर में किसी न किसी, कोई ना कोई रिश्तेदार में, किसी न किसी के मित्र के, माँ बाप के या भाई बंधु के घुटने रिप्लेसमेंट के बारे में आपने सुना होगा। तो उसी को बचाने के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं कि घुटनों को कैसे बचाया जाए। तो ये जो वार्शल है, जब ये घिस जाते हैं, जैसे आपके घर में एक नलका है, नलके के अंदर वार्शल लगा होता है, तभी उसकी टूटी बंद होती है, तभी उसमें से पानी निकलना बंद होता है। उसी प्रकार से घुटनों के अंदर प्रभु जी ने ग्रीस डाल रखी है। इसके अंदर जो वार्शल है, उसके ऊपर एक लुब्रिकेंट है, एक किस्म की ग्रीस है। जब हम घुटने को मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, चलते हैं, तो वार्शल उस ग्रीस के साथ हमारे घुटने में दर्द नहीं होने देता। पर कई कारण से, कई बहुत सारे कारण, जिसके कारण से ये वार्शल जल्दी घिसने लग जाता है, ये ग्रीस जल्दी घिसने खत्म होने लग जाती है, तो हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ओबेसिटी, मोटापा। तो मोटापा सबसे ज्यादा सारा वेट हमारा घुटनों पे लेता है, जिससे वार्शल और उसकी ग्रीस में वियर एंड टियर, उसकी खपत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, वो जल्दी खत्म होने लग जाता है और हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है डायबिटीज। अगर जो लोग शुगर से ग्रस्त हैं, उन लोगों को भी देखा गया है कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी का दर्द बहुत जल्दी शुरू होना शुरू हो गया है। तीसरा है थायराइड की कोई तकलीफ होना, हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें एक TSH नाम का जांच होती है तीनों में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो एकदम बढ़ जाता है, जिसके कारण से भी घुटनों में दर्द होता है। चौथा विषय ये देखा गया है कि हमारे कुछ मित्र प्रोटीन्स ज्यादा मात्रा में लेते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, वो लोग खूब ज्यादा प्रोटीन्स खाते हैं, नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, और उतनी एक्सरसाइज वो नहीं करते, तो एक तत्व होता है सीरम यूरिक एसिड, ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है, वो भी घुटनों में दर्द का कारण बन सकता है। तो सबसे पहले हमने बताया ओबेसिटी, मोटापा, दूसरे बताया डायबिटीज, शुगर का होना, तीसरा बताया हाइपोथायराइडिज्म, TSH का बढ़ जाना, चौथा मैंने बताया सीरम यूरिक एसिड का बढ़ जाना। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं जो घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा आजकल कर रहे हैं। पांचवा कारण है एज रिलेटेड। जैसे जो भी व्यक्ति है, अब उम्र के हिसाब से वियर एंड टियर होता है। जैसे मेरे बाल सफेद होने हो जाएंगे, एक उम्र के बाद मेरे बाल सफेद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं अब सीनियर सिटीजन हो रहा हूँ। उसी प्रकार से घुटनों के अंदर ग्रीस कम होनी शुरू हो जाती है। ये स्वाभाविक है, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं शरीर के अंदर,
जो घुटनों के अंदर होगी। अब एज रिलेटेड प्रॉब्लम तो ठीक है, और जो 4 कारण है जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, थायराइड, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, इनके बारे में हमें सोचना ज्यादा जरूरी है। एज रिलेटेड है, उसका निवारण किया जा सकता है, पर पहले अगर मोटापा है तो हमें मोटापे को कम करना पड़ेगा। डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करनी पड़ेगी। थायराइड की कोई अगर हम दवाई खाते हैं उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, और यूरिक एसिड अगर हमारा बढ़ा है तो यूरिक एसिड की दवाइयां लेकर के कम करना पड़ेगा। तो ये वार्शल जब घिसने शुरू हो जाते हैं, ये जो वार्शल है, ये वाली वार्शल अगर आप गौर से देखें, ये 2 वार्शल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वार्शल है। ये वार्शल जो पिंक कलर के हैं, ये वार्शल जब घिसने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये हड्डी को टकराने लग जाती है। जैसे अभी आपको कहा कि नलके के अंदर वार्शल है, और हम उस वार्शल से हम जब नलके को घुमाते हैं हमारा पानी टपकना बंद हो जाता है। और कई बार देखा गया है, जैसे पुराने किस्म के जो नलके होते थे, कि उसका वार्शल घिस रहा है, पर हम उसको किसी पोजीशन में नलके को टैप को ऐसे लाके रखते थे कि पानी गिरना कम हो जाता था। फिर कई बार क्या होता था, उसको रस्सी से बांध के रखते थे तो उससे पानी गिरना कम हो जाता था। पर चौथी स्टेज आती थी कि वो अगर नलके को घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, वो घूमता ही चला जाता था और पानी उसमें से गिरता ही चला जाता था। उसी प्रकार से वार्शल भी 4 स्टेजेस में होते हैं, ये घिसते हैं 4 स्टेजेस में घिसते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4 स्टेजेस हमने की है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हमें, अगर पेशेंट्स हमारे पास या जैसे जो भी हमें मिलता है वो कहता है जी मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, हमारा पहला क्वेश्चन होता था दादा वजन कम करो थोड़ा सा, आप थोड़े ओबीस हैं। तो मैं सब महिलाओं पुरुष से जो मुझसे जुड़े हुए आज ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिसका जितना भी वजन है, जिसका जितना भी वजन है, से अगर कोई 50 साल की महिला या पुरुष भी यहाँ बैठी हुई है, वो कोशिश करे कि मुझे अपना 5% ऑफ द बॉडी वेट मुझे कम करना है। अगर मैं 50 साल का हूँ और मेरा वजन 50 किलो है, तो मुझे 2.5 किलो वजन 5% जरूरी कम करना है। ये नहीं कि मैं पतला दुबला हूँ, मेरे को क्या जरूरत है वजन कम करने की, नहीं। क्योंकि जो आपके घुटने का लोड है वो दर्द इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो 50 किलो वजन भी आपके घुटने पे ज्यादा है। तो हम कोशिश करें कि जितना भी हमारा वजन है, जिस भी ब्रैकेट में हम आते हैं, जो भी हमारा ब्रैकेट है, उसके अंदर हम कोशिश करें कि हम 5% वजन हम अपना कम करने की कोशिश करें। उसको करने के लिए हम एक्टिव रहेंगे, अपने भोजन का ध्यान रखेंगे, अपनी हर बातों का ध्यान रखेंगे, तो हम वजन कम कर पाएंगे और दर्द कम होने लग जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी मेरा वजन है, वट एवर माई वेट इज, आई मस्ट ट्राई, मैं कोशिश करूं कि 5% वजन अपना कम करूं। कितने समय में कम करूं? जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही जल्दी आपके घुटने में दर्द होगा, अगर आपके घुटने में दर्द होगा। अब 5वीं कंडीशन एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, जो आजकल इंडिया में बहुत कम हो गया। पहले ये विदेशों में होता था, अब भारतवर्ष में भी लोगों ने चलना फिरना कम कर दिया है। कहीं भी जाना होगा, रिक्शा, ई रिक्शा का सदुपयोग करने लगे हैं, घर के नीचे गाड़ी खड़ी होती है या स्कूटर खड़ा होता है, कोई भी नहीं चलता। जब नहीं चलेंगे तो हमारे यहाँ आर्थराइटिस की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं हमारे देश में। वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें भी युवावस्था में जल्दी उम्र से पहले घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। दैट एक किस्म का आर्थराइटिस है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसकी जांच करते हैं, अगर वो पाया जाता है तो उसकी दवाइयां डिफरेंट होती हैं, वो देकर उसको कंट्रोल किया जाता है। पर मेरा विषय आज का ये वार्शल का घिस जाना, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4 बातें मैंने बताई। ओबेसिटी आपने कम करी, 5% अपना वेट कम किया, देखिए वजन कम होता नहीं होता। सब लोगों को साल में एक बार 50 साल के बाद अपना ब्लड शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए, जिससे पता लगे कहीं हम बॉर्डर लाइन डायबिटिक तो नहीं है, हमें शुगर तो नहीं है। अगर शुगर है तो हम शुगर को नियंत्रण रखें, और जो हमारा फिजिशियन डायबिटीज का डॉक्टर है वो हमें जो बताए उस पर हम ध्यान देकर अपनी शुगर को कंट्रोल। तीसरी बात, थायराइड की जांच हमें मिनारकी पे एक बार 16-17 साल की उम्र में और एक बार 50 साल की उम्र में जरूर करानी चाहिए थायराइड की जांच। ना जाने क्या कारण है इसका, कोई साइंटिस्ट हम लोग नहीं ढूंढ पाए कि थायराइड का क्या कारण है, हाइपोथायराइडिज्म। क्या हमारी मिलावट है, खाने में मिलावट है, हमारी दालों में मिलावट है, हमारी वेजिटेबल्स में मिलावट है, या पानी प्रदूषित आ रहा है। आजकल थायराइड का, हाइपोथायराइडिज्म का इंसिडेंस दिल्ली शहर में काफी फोल्ड बढ़ गया है। पहले ये बीमारी सिर्फ हम महिलाओं में देखी देती थी, अगर 5 महिलाओं को तो 1 पुरुष को होती थी, अगर अब 5 महिलाएं तो 3 पुरुष को भी ये हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी मिलती है। उससे भी वजन बढ़ता है।
तो 3 बात हो गई। चौथी बात प्रोटीन्स, जो मेरे सहपाठी नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज बिल्कुल कम कर देना चाहिए। अब दिल्ली में क्या है, एक चलन है, हमारे यहाँ जो भी मेहमान आएगा तो हम उसके लिए राजमा बनाएंगे, मखनी दाल बनाएंगे, शाही पनीर बनाएंगे, किसी को मरहर की दाल और आलू बना के नहीं उसकी सेवा उसको वेलकम करते। पता नहीं दिल्ली में ये हार्ड दालें, सॉलिड दालें खाने का बहुत रिवाज है और ये टोटल प्रोटीन है। जो लोग वेजिटेरियन है मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन दालों को कम से कम यूज करें। खाने वाले जो चने भटूरे वाले व्हाइट छोले उनको कम से कम खाएं, साबुत उड़द साबुत मूंग का कम प्रयोग करें, राजमा इन चीजों का कम प्रयोग करें। ये प्योर प्रोटीन है। अगर आप ये लेते हैं तो आप अपने खूब चलिए, एक्सरसाइज करिए, उसको बर्न आउट करिए। अगर इसका तत्व ब्लड में बढ़ेगा तो यूरिक एसिड, प्रोटीन यूरिक एसिड बढ़ाता है, वो भी घुटनों में दर्द करता है। तो ये 4 बातें हैं। अब कारण ये आया कि घुटना तो हमारा घिसने लग गया। अब घुटना तो घिस गया। अब एक 45 साल का पेशेंट आता है वो भी कहता है मेरे को घुटने में दर्द है, और एक 80 साल का व्यक्ति भी आता है वो भी कहता है मेरे घुटने में। मैं आलती पालती मार के नहीं बैठता जी, मैं हवन करना चाहता हूँ, जमीन पे बैठ के मैं हवन कर ही नहीं सकता जमीन में बैठ के, क्योंकि मैं 5-10 मिनट के बाद मेरे घुटने दर्द होने शुरू हो जाते हैं। जो कुछ दूसरे धर्म के जाति के लोग हैं, जो लोग नमाज घुटने पे टिका के पढ़ते हो, कहते जी मैं नमाज पढ़ ही नहीं सकता, मेरे घुटने जैसे ही जमीन पे लगते हैं तो मेरा दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरा आता है जी मैं जहाँ रहता हूँ मेरा तीसरी मंजिल पे घर है, ना मैं सीढ़ी चढ़ सकता हूँ ना मैं सीढ़ी उतर सकता हूँ। चढ़ने में इतनी दर्द होती है, उतरने में उससे ज्यादा दर्द होती है। पर सब घरों में तो लिफ्ट नहीं है और डीडीए के फ्लैट्स हैं तीसरी चौथी मंजिल पर। अब रोज अपने घर जाना है, उतरना है, अपने काम पे जाना है। चौथा व्यक्ति है जी मैं जहाँ काम करता हूँ मेरी लॉन्ग स्टैंडिंग है, मैं एक सेल्समैन हूँ या मेरी दुकान है, मैं खड़े होकर लोगों को सामान देता हूँ, तो मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, मेरे घुटनों में दर्द है। आयु 40 से और 80 तक के सब लोगों के घुटनों में दर्द होता है। कारण डिफरेंट डिफरेंट है, पर हम उसको रूल आउट करते हैं। जो 4 बातें मैंने पहले बताई उनको पहले हम रूल आउट करेंगे। फिर 5वीं बात, अगर वो चारों बातें ठीक है, पतला दुबला व्यक्ति है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के तकलीफ नहीं है, यूरिक एसिड ठीक है, डायबिटीज भी नहीं है, बहुत एक्टिव है, फिर भी उसके घुटनों में दर्द होता है, तो कई बार क्या होता है ये चीजें विरासत में मिलते हैं, जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी ट्रांसफर हो रहा है आपकी बॉडी में। आपकी माँ को था तो महिला कहती मेरी माँ के भी घुटने में दर्द होता था, पर मेरी माँ के तो 55 साल में हुआ था, मेरे तो 40 साल में हुआ था। तो सबसे पहले ये हमें देखना है कि हमारी आयु कितनी है, हमें कोई तकलीफ तो नहीं है, और हमारे घुटनों में दर्द है। अब घुटनों में दर्द हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि 4 स्टेजेस नलका की थी, वार्शल की, उसी प्रकार पे घुटने के वार्शल की 4 स्टेजेस हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों घुटनों का एक्सरे करा के देखते हैं। पहले तो उन 4 बातों को रूल आउट कर देते हैं, फिर हम इन घुटनों का एक्सरे करा करके देखते हैं। जनरली देखा गया है कि हम लोग एक ही घुटने का एक्सरे करा लेते हैं जिसमें हमारा दर्द होता है, पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, प्रभु की कृपा से दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सरकारी सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं। इतने सारे अस्पताल हैं दिल्ली में जिसमें एक नए पैसे का भी खर्चा नहीं होता। वहां जाएं हम, थोड़ी भीड़ें तो बहुत हैं क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो हमें दोनों घुटनों का एक्सरे करा करके खड़े होकर के देखना है कि हमारा वार्शल कितना घिस गया। डॉक्टर बताएगा कि हमारा वार्शल, हमारा घुटने की और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो कौन सी स्टेज में आ गई, स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में। तो मैं ये देखना चाहूंगा, तो सबसे पहले हम दोनों घुटनों का एक्सरे करा के देखेंगे। अगर हमारा डायबिटीज, थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, यूरिक एसिड और वजन सब ठीक है, तो हमने दोनों घुटनों का एक्सरे करा के देखा और उसमें वार्शल को देखा। अब क्या होता है कि एक्सरे के अंदर सिर्फ बोनी पार्ट्स आते हैं, सिर्फ ये हड्डियां आती हैं एक्सरे के अंदर, उसके अंदर ये वार्शल नहीं दिखते। वार्शल सिर्फ जो एमआरआई कराते हैं उसके अंदर नजर आते हैं, जो भी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसमें हमें ये वार्शल्स सॉफ्ट टिश्यू दिखते हैं, उसमें हम एक्सरे दिखते हैं तो हम ऐसे अंदाजा लगाते हैं कि ये जो ऊपर की हड्डी है जिसको हम फीमर बोलते हैं और ये नीचे की हड्डी जिसको हम टिबिया बोलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट बोन्स हैं। इसके अंदर जो दोनों के बीच का जो वार्शल है उसकी थिकनेस होती है 8 से 10 मिलीमीटर, 8 to 10 मिलीमीटर डिपेंडिंग ऑन द हाइट। जैसे अगर आप हरियाणा के हैं तो आपका 10 मिलीमीटर होगा उसकी थिकनेस, अगर आप शॉर्ट स्ट्रेचर हैं तो आपकी 7.5-8 मिलीमीटर होगी। तो इस प्रकार से डिफरेंट हाइट होती है हर वार्शल। तो इन दोनों का जो दोनों की हड्डी का बीच का डिफरेंस है वो 8 से 10 मिलीमीटर होना चाहिए। तो अगर हम एक्सरे देखेंगे तो ये हड्डी और ये हड्डी दिखेगी और बीच में काली सी लाइन आएगी जिसका डिस्टेंस 8 से 10 मिलीमीटर होना चाहिए। अब देखते हैं, जैसे आपने कपड़ा धो के सूखने के लिए डाला तार पे, शाम को जब आपने कपड़ा उठाया तो देखा उसके अंदर सलबटे पड़, कहीं से वो कपड़ा ऊंचा हो गया, कहीं से वो नीचा हो गया।
जब ये वार्शल की ग्रीस खत्म हो रही है और ये वार्शल घिस रहा है, तो हमें ये दोनों हड्डी के बीच का जो डिफरेंस है, कहीं से ऊंचा मिलेगा, कहीं से नीचा मिलेगा। जैसे कहीं से तो 10 मिलीमीटर मिला और कहीं से ये 8 मिलीमीटर मिला और कहीं से 7 मिलीमीटर मिला और कहीं से 6 मिलीमीटर। जहां से वार्शल ज्यादा सूखा, वहीं से वो जहां से ज्यादा घिसा, तो उसका डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस देख करके हम अंदाजा लगाते हैं कि कितना घिस रहा है, इसकी हाइट कितनी हो गई है, ये हड्डी किस हड्डी से कितनी टकर रही है, आपस में कैसे रगड़ रही है और वो दर्द कर रही है। तो जहां पर वो उसका डिस्टेंस कम रहेगा, जहां पर 6 मिलीमीटर है, वहां वो हड्डी आपस में टकरेगी और उसको दर्द करेगी। दर्द कब करेगी? पैर को मोड़ने में, आलती पालती की पोजीशन में बैठने में, इंडेंटाइज शौच की पोजीशन में बैठने में, सीढ़ी चढ़ने या उतरने में, लॉन्ग स्टैंडिंग में ज्यादा देर खड़े होने में वो हमें दर्द करेगी। तो मैंने क्या बताया कि उसके हम उस हिसाब से नापते हैं। अगर वार्शल एक जगह से घिस रहा है, सबसे पहले ये वार्शल बीच की तरफ से घिसता है, जो हमारे घुटने हैं उसके बीच की तरफ हाथ लगेंगे तो उसके अंदर ये वार्शल घिसता है सबसे पहले। इसको बोलते हैं मीडियल साइड। मीडियल मीन्स अंदर की तरफ और लेटरल मीन्स बाहर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ सबसे पहले हमारा घुटने का वार्शल घिसना शुरू हो जाता है। उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि वो कितने % टच कर रही है एक दूसरे से हड्डी। उसी के हिसाब से हम ग्रेडिंग करते हैं 1, 2, 3 and 4। Osteoarthritis grade 1, osteoarthritis grade 2, osteoarthritis grade 3 और osteoarthritis grade 4। 4 में क्या होता है, ये हड्डी से बिल्कुल मिल जाती है और वार्शल बिल्कुल खत्म हो जाता है, जो बीमारियों के कारण होता है। अगर बचपन में कोई आपके खेलते हुए चोट लग गई, आपका वार्शल तब घिस गया, या कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ तब आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, या ट्रीटमेंट भी किया बहुत बढ़िया और उसने हमारी हड्डियों को थोड़ा सा नुकसान तब पहुंचाया, और अब जब हमारे प्रौढ़ व्यक्ति, हम जब 55-60 साल की उम्र में आए तो ये होता है। लेडीज के अंदर क्या होता है कि जैसे ही मेनोपॉज शुरू होता है, माहवारी बंद हो जाती है, तो ये तकलीफें हमारी बढ़ने लग जाती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी वार्शल सूखने लग जाते हैं कई बार। तो ये इन सब बातों को देखते हुए हमें, तो सबसे पहले मैं ये सब लोगों से निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को नित्य प्रतिदिन कम से कम 30-40 मिनट की वॉक जरूर करनी चाहिए। देखिए, मेरे घर में अगर कोई चोर आ रहा है, मेरे घर के कोई ताला तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है, तो मुझे ताला मोटा लगाना पड़ेगा ताकि दुश्मन मेरे घर में ना घुस जाए। तो वॉक एक ऐसी है, एक्सरसाइज है, जिससे हमारी एक क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं, ये जो मसल्स होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ये ऊपर का वेट सारा नीचे ट्रांसमिट हो जाता है और मेरा घुटना जो ये है ये स्पेयर हो जाता है, ये घुटना स्पेयर हो जाता है। तो वॉक करने से, तो हमें रेगुलरली वॉक करनी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आप लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में एक तो बड़े बड़े जो नायक हैं, जो बहुत अच्छे अपने आप को फिटनेस के गुरु मानते हैं, वो कहते हैं 24 घंटे में से अगर 35 से 40 मिनट तक अपने आप ने शरीर पर नहीं खर्च कर सके तो आपका इस दुनिया में जीना बिल्कुल व्यर्थ है। भगवान ने 24 घंटे बनाए, उसमें से 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा, योगा करके, एक्सरसाइज करके, वॉक करके, जो भी करिए आप अपने घुटनों को, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाइए। दूसरी बात क्या है, एक टर्म होती है ऑस्टियोपोरोसिस। उसमें क्या होता है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा इतनी कम हो जाती है, जो लोग बिल्कुल भी कैल्शियम, जो लोग धूप में नहीं बैठते। अब दिल्ली में आधे ऐसे घर हैं जब धूप की किरण भी नहीं आती। मेरे पेशेंट कहते हैं, जी हमने इतना आलीशान घर बनाया, फिर बगल में भी 5 मंजिल की कोठी बन गई, पीछे भी 5 मंजिल की कोठी बन गई, हमारे घर में धूप की किरण भी नहीं आती। क्योंकि धूप से विटामिन D3 मिलता है, विटामिन D3 हमारी कैल्शियम को अब्सॉर्ब करता है ताकि हमारी हड्डियां मजबूत रहें। अब अगर मेरा वार्शल तो ठीक है और मेरी ये हड्डी कमजोर है, इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें तत्व है ही नहीं बिल्कुल, तो भी मुझे दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे अपनी हड्डियां तो मजबूत रखनी है कम से। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप शाकाहारी हैं, बहुत अच्छा है। सर्दी में खूब धूप में बैठें, ग्रीन वेजिटेबल का खूब उपयोग करें। दूध एक ऐसा सोर्स है जो कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स माना जाता है वेजिटेरियन का। वैसे बहुत अच्छे सोर्स है। ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी ज्यादा हरी सब्जी उतना ज्यादा कैल्शियम। धूप इज द सनलाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन D3। वो हमारे कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। तो जब भी मौका मिले, अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो कृपा करके किसी गार्डन में, किसी लॉन में सप्ताह में 1 या 2 बार 2-3 घंटे के लिए आप धूप में जरूर जाके बैठिएगा, ताकि आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और जो भी आप दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब होंगी आप। तो अगर सप्ताह में 1-2 बार नहीं बैठ सकते तो ये नियम बना लीजिए कि 1 सप्ताह में मुझे सुबह 7 से 11, 8 से 11 का इसलिए दिल्ली में सबसे अच्छा माना जाता है
क्योंकि सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करती है, वो हमारा सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, सारा दिन पॉल्यूशन बहुत है। पॉल्यूशन के बाद हमें लगता तो है, अब मेरे पास माताएं आती हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से आता है और इतना खेलता है डॉक्टर साहब, धूप में ही खेलता है, 5-4 बजे तक धूप में खेलता है, फिर भी उसके सारे शरीरों में इतना दर्द है, उसके शरीरों में इतना दर्द है, मेरा बच्चा आ रहा है धूप में इतना दर्द है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो खेल जब रहा है जब इतना पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन जब कम है, सुबह पॉल्यूशन कम है, तो तब हमें जाके धूप में बैठना चाहिए। तो विटामिन D3 मिलेगा धूप से, नहीं तो विटामिन D3 की गोलियां, पुड़ियां, पाउडर, लिक्विड सब उपलब्ध हैं, वो लीजिएगा। कैल्शियम से जो भी चीजें आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आंवला, हरी सब्जियां, ब्रोकली, फूल मखाने, ये सब कैल्शियम से भरपूर है, ये जरूर लीजिए सर्दियों में। हम स्टोर कर लें, ताकि गर्मी में तो हम धूप में नहीं बैठ सकते। तो मैंने ये कहा कि वार्शल हमारा घिस गया, अब क्या करें, बहुत दुविधा में है जी, आलती पालती नहीं लगा सकते। तो वॉक एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं जो घुटने के ऊपर आते हैं, थाई से लाकर हमारे नीचे जाते हैं, उसको हम खूब एक्सरसाइज को हम कुछ करें, उससे हम अपने क्वाड्रिसेप मसल, जो पट्टे हैं, जो हमारे घुटने के ऊपर पट्टे हैं, उनको हम खूब मजबूत बनाएं, खूब पट्टों को मजबूत बनाएं, ठीक है। और दूसरी बात, तभी हम देख पाएंगे कि और जब तक हमको दर्द है, जब तक हमें कोई तकलीफ है, तो हम कृपा करके इंडियन टाइप शौच की पोजीशन में न बैठे। पर 80% लोगों के घर में इंडियन टाइप शौच है, शौच कैसे करें? तो मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है या प्रार्थना है कि जब प्रेशर बिल्कुल बन जाए, जब बिल्कुल ही लगे आपको लेटरिन है, तब जाके शौच में बैठे और जल्दी से उठ के आ जाए, वहां जाकर के बैठे ना रहें। नंबर 2। नंबर 3, आलती पालती तब लगाएं जब आपके घुटने का दर्द कम हो जाए। संध्या की पोजीशन में तब बैठें जब आपका घुटने का दर्द कम हो जाए। तो दूसरी बात है कि अब घुटने के अंदर जब दर्द होता है, तो इसके अंदर ये जो झिल्लियां चारों तरफ ये सूज जाती हैं, इसके अंदर एक किस्म का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक सूजन आ जाती है। तो उसके लिए आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, नहीं तो मैं जनरली बताता हूँ अपने पेशेंट को कंट्रास्ट बात, गर्म ठंडे की सिकाई। आप 2 बर्तन ले लीजिए, एक बर्तन में गर्म पानी, एक बर्तन में ठंडा। आजकल ठंडा पानी बहुत अच्छा है नलके का, तो तौलिया को गर्म पानी में भिगोइए और घुटने पे लपेटिए, जैसे मफलर लपेट रहे 1 मिनट के लिए, फिर नल के पानी को घुटने पे लपेट के मफलर की तरह लपेटिए। 5-6 बार गर्म से कीजिए, 5-6 बार ठंडे से कीजिए, उसकी सूजन कम हो जाएगी। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज है जो रेगुलरली आप करिए और वॉक करिए। वॉक करने से हम 50% अपने घुटने बचा सकते हैं। जो लोग रेगुलर नियम रूप से मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते हैं, जब भी मौका मिले, हम विदेश में थे, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं और मेरी पत्नी गए हुए थे विदेश, यूएस से, तो वहां मैंने देखा कि हमारे जो अपार्टमेंट में लोग रहते 2-2:30 बजे निकल पहन के घूम रहे हैं। कहा, आप कहाँ जाते हैं? 2:30। कहते हैं व्हेनेवर वी गेट ए टाइम वी गो फॉर ए वॉक। भारतवर्ष में यार दोपहर में कौन जा रहा है घूमने के लिए? जब आपको मौका मिले, जब आपको मौका मिले, चाहे महिलाओं को सब्जी ले जाने का मौका मिले, दूध लाने का मौका मिले, फ्रूट्स लाने का मौका मिले, अपना थैला उठाइए और चाहिए लेकर के आइए। ये नहीं कि मेरे घुटने में दर्द है, मुझसे तो चला नहीं जा रहा, अब मैं नहीं जा सकती। नहीं, मुझे उसके साथ लड़ाई करनी है, मुझे उसके साथ युद्ध करना है कि नहीं, मुझे इसको हराना है, मुझे इसको हराना है और मुझे जाना ही है ये काम करने के लिए। अगर ये करेंगे तो दर्द भी कहाँ तक आपका, वो कहेगा अरे यार ये तो मान ही नहीं रहा, ये तो इतनी एक्सरसाइज कर रही है, इतनी वॉक कर रही है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जब भी जरूरत पड़े कोई दर्द की दवाई ले सकते हैं, कोई सूजन कम करने की दवाई ले सकते हैं, पर वॉक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मत छोड़िए। स्टेज 1 और 2 में वॉक भी आपकी मदद करेगी। अब क्या है कि हम कमर्शियल वर्ल्ड में हैं, मार्केट इज फुल ऑफ मेडिसिन्स। हर तीसरा व्यक्ति कहता है जी मेरे को, चौथा व्यक्ति कहता है जी मैं घुटने बदलवाने के लिए मुझे डॉक्टर ने साहब ने कह दिया क्योंकि मेरा वार्शल तो बिल्कुल घिस गया है। अब ये बात बताइए कि आप एक अच्छे घर के सदस्य हैं, आपके घर में 5 लोग काम करने वाले आते हैं, आपके पास एक ड्राइवर है जो आपकी गाड़ी चलाता है, आपके पास एक माली है जो आपका गार्डन ठीक करता है, आपके यहाँ एक कुक है जो आपका खाना बनाता है, आपके यहाँ एक स्वीपरेस है जो आपके बाथरूम धोने आती है, आपके यहाँ एक मेड सर्वेंट है जो बर्तन मांजती है और आपके सफाई करती है। 5 लोगों के घुटने में दर्द है और मेम साहब के भी घुटने में दर्द है, तो क्या वो 5 लोग घुटना बदलवाना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। दिल्ली के किसी भी, क्या भारतवर्ष के किसी भी अस्पताल में घुटना बदलवाना फ्री में नहीं होता, इसमें बहुत खर्चा आता है। तो जैसे वो 5 लोग जी रहे हैं, रोज आके आपके घर में पोछा लगा रहे हैं, आप यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, माली साहब माली का काम कर रहे हैं, ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, उसी प्रकार से जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो मेम साहब है, जो मालिक है, उसको भी ये सोच के करना है कि मुझे एक्सरसाइज वॉक करनी ही है, तभी मेरा घुटना बच सकता है। पर हम क्या करते हैं कि जी हमारा तो मेडिक्लेम है,
हमें क्या परेशानी है, हम तो घुटना बदलवा लेंगे, हमें तो कोई परेशानी नहीं। एक बार एक दांत बदलवा के देखिए आप, सारे दिन जीभ वहीं लगी रहेगी, नकली दांत लगा मेरे जीभ में, नकली दांत लगा। उसी प्रकार से नकली नकली होता है, असली असली होता है। हाँ, अगर कंडीशन बहुत खराब है, आप बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो गए हैं, व्हीलचेयर की जिंदगी पे आ गए हैं, बिल्कुल चल नहीं सकते, अपना नित्य प्रतिदिन का कार्यक्रम भी नहीं कर सकते, आप शौच भी नहीं जा सकते, नहा भी नहीं सकते, तो ये सुविधाएं अब भारतवर्ष में उपलब्ध है नी रिप्लेसमेंट की। पर स्टेज 1 और 2 में रेगुलर एक्सरसाइजेस, रेगुलर वॉक, और जो 4 बातें में सबसे पहले जितना आपका वजन है उसका 5% वजन सबने आज ये प्रयत्न करना है 17 जनवरी 2021 को हमें घर जाकर के हमारा जितना वजन है उसका हमें 5% वजन जरूर कम करना है। 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी हमारा 5% वजन जरूर करना है, तो हम अपना घुटना बचा पाएंगे। उसके बाद हमें और कोई तकलीफ है, एक्सरे में और कोई तकलीफ दिखती है, फिर हम एमआरआई करा के देखते हैं, सब बातें करते हैं। अब क्या है कि टू प्रोटेक्ट द नी, देयर आर सो मेनी मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट इज फुल ऑफ मेडिसिन दैट, वो कहते हैं ये वाली मेडिसिन घुटने में ग्रीस बनाती है, कोई कहता है ये वाली घुटने में वार्शल को प्रोटेक्ट करती है, दे आर अवेलेबल, क्योंकि सबके घुटने में दर्द है और दवाई वालों को कोई दवाई बनानी है, और कई दवाइयां यूजफुल भी हैं, वो दवाई लोग लेते हैं और ठीक भी रहते हैं, प्लेसिबो भी एक किस्म का लगता है मैं दवाई खा रहा हूँ, पर सबसे ज्यादा जो आराम मिलेगा रेगुलर एक्सरसाइज से, रेगुलर वॉक से, नियमित, ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन वॉक कर ली फिर 3 दिन की मेरी छुट्टी, जी बहुत ठंड है, आजकल लोग मिलते हैं मॉर्निंग वॉक में, साहब बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, हम नहीं आ सकते। अरे भैया 9 बजे चले, अगर ठंडे के दिन है, जब धूप निकल गई, मफलर बांधिए, ग्लव्स पहनिए और वॉक के लिए जाइए आप। अगर नहीं जाते शाम को 4 बजे जाइए, 4 बजे धूप थी आज, उस समय जाइए वॉक के लिए, पर छोड़िएगा नहीं वॉक, जब भी आपको टाइम मिले। अब कोरोना में मुझसे जो भी पेशेंट मुझसे बात करते थे, मैं उनको ये कहता था कि आप अपने घर में घूमिए, आपका 3 बेडरूम का फ्लैट है या 2 बेडरूम का फ्लैट है, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाइए, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में जाइए, तीसरे कमरे से बाथरूम में जाइए, कोई नल का तो नहीं टपका, चौथे कमरे से किचन में जाइए, कुछ चीज बिक्री तो नहीं हुई, पांचवें कमरे जाइए, बालकनी में जाइए, कुछ पड़ा तो नहीं, आप घूमते रहिए, 1 घंटा ऐसे ही घूमते रहिए, ये भी वॉक है, थोड़ी स्लो होगी पर चलेंगे तो सही। आप कुर्सी में बैठे रहे या प्लंग में बैठे रहे और टीवी देखते रहे, तो उससे तो आपकी मांसपेशियां नहीं और आपके घुटने बिल्कुल खराब हो जाए। तो मैं फिर बार बार यही बात कह रहा हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके आप एक्सरसाइज सीख सकते हैं, कर सकते हैं, अपने पट्टे बिल्कुल मजबूत बनाने हैं। आजकल योगा की क्लासेस इतनी हुई, जगह जगह लोग योगा कर रहे हैं, योग आसन करा रहे हैं, उनको नी एक्सरसाइज कराते हैं, शोल्डर, आप बिल्कुल उनको ज्वाइन कीजिए। जूम पे भी आजकल होने लगी है एक्सरसाइज। यही कि अवेयरनेस, कोरोना ने हमें यही सिखाया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा चीज है हमारे पास। बाकी हमारे कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कोलीग्स थे, जितनी वेल ऑफ थे, और कोरोना ने उनको समेट लिया। तो स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना ने हमें, ये कोरोना युग जो आया 2020, तो हमें एक मैसेज ये दिया कि हेल्थ ही सब कुछ है। मानते तो हम पहले भी थे कि हेल्थ ही सब कुछ है, जानते सब हम थे कि हेल्थ ही सब कुछ है, पर हम हेल्थ के बारे में सोचते नहीं थे कभी भी। अरे हो जाएगा, कल कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जब 50 होगा तब करूंगा, जब मैं रिटायर होऊंगा जॉब से तब करूंगा, जब बच्चे बिजनेस संभाल लेंगे तब करूंगा। नहीं, हमें आज ही से करनी है। हेल्थ ही हमारे को बचाएगा, हेल्थ ही हमें सभी कुछ कराएगा। घुटनों का दर्द है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है घुटनों का दर्द सबसे कम आप सब लोगों का ठीक हो जाएगा। घुटनों में सो मेनी तकलीफ है, पर जो सबसे ज्यादा हम देखे जा रहे हैं वो ग्रीस की कमी और वार्शल का घिस जाना। जैसे आजकल हम देखते हैं 20-25 साल 30 साल के लड़के के भी बाल हमें सफेद क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि क्या खाता है, मालूम नहीं, घर का खाना तो अच्छा नहीं लगता किसी को, जो भी फास्ट फूड खाते हैं, जो भी ऑयल यूज करते हैं। उसी प्रकार से घुटनों के अंदर भी वार्शल जल्दी घिस रहा है। जो हमें तकलीफें 55-60 साल में मिलती थी, और आजकल हमें 40 साल में, 40 साल के यंग फीमेल्स एंड मेल्स आते हैं, नी पेन, सर इतना नी पेन है, इतना नी पेन है कि बिल्कुल पैर जमीन पे नहीं रख सकते। अगर देखो तो उनका वार्शल अभी से घिसना शुरू हो गया। कभी चले नहीं जी, कभी भी नहीं चले। सवेरे उठते हैं, भागते हैं, गाड़ी उठाते हैं, ऑफिस जाते हैं, 7 बजे ऑफिस से आते हैं, खाना खाते हैं, आधा घंटा लेट के टीवी देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह ऑफिस चले जाते हैं। सैटरडे संडे क्या करते हैं जी, 2 ही दिन तो मिलते हैं सोने के लिए। सैटरडे खूब सोते हैं, संडे को लंच पे चले जाते हैं रिश्तेदारों से मिलते हैं। तो हमने अपने लिए एक भी मिनट नहीं निकाला अपने घुटनों की एक्सरसाइज। चाहिए तो हमें सब जोड़ के एक्सरसाइज करनी, पर घुटने में अगर दर्द होगा तो हम कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहेंगे, हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, सुबह शॉर्ट ठीक से नहीं कर पाएंगे, सुबह में पार्टर पे बैठ के नहा नहीं पाएंगे, किचन में खाना नहीं बना पाएंगे।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट घुटने का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फिर मैं आप सबसे कह रहा हूँ ग्रेड 1 और 2 में एक्सरसाइज, 3 में कुछ मेडिसिन काम होती है। हम इंट्रा आर्टिकुलर जोड़ के अंदर कुछ ग्रीस बनाने के इंजेक्शन भी लगाते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं। अब भारत में हर किस्म से उपलब्ध है, वो लगाते हैं। वो साल 1.5 साल मनुष्य का निकाल देते हैं। और स्टेज 4 में जब वार्शल बिल्कुल घिस जाता है, हड्डी से हड्डी बिल्कुल मिल जाती है, आदमी बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रहता, तो उसके अंदर आजकल सर्जरी इंडिकेटेड और हो रही है। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज 1, 2 और 3 में जाकर सर्जरी लिखेंगे, मेरे कलीग लिखते हैं कि सर्जरी करा लीजिएगा, नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। फिर क्या है कि सबसे बड़ा इंडिकेशन है जी मेडिक्लेम करा रखा है मेरे बच्चों ने, तो हमें तो सारा रिवर्स हो जाएगा, सरकार देगी जी, मैं सीजीएचएस का एम्प्लॉय हूँ, मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉय, मेरा क्या खर्चा होना, मैं तो घुटने बदल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमको घुटना अपना बचाना है। और पुराने व्यक्ति जो रेगुलरली घूमते थे, योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, मैं देखता हूँ 80 इयर्स में भी वो हमसे तेज चलते हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं। एक तकलीफ और होती है घुटने में, कई बार ये वार्शिल इतना सूख जाता है कि कड़क होकर ना टूट जाता है, जिसको हम लूज बॉडीज बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ये जोड़ के अंदर जब फंस जाता है तो एक्यूट पेन होता है, बहुत बुरी तरह से दर्द होता है। जब वो दोनों जोड़ के बीच में आ जाता है तो उसको हमको दूरबीन से निकालना पड़ता है कई बार। पर वो स्टेज बहुत लेट स्टेजेस में आती है, पर बताना इसलिए जरूरी है, कई लोगों का ये सवाल होगा जी मेरा तो सडनली किसी दिन दर्द हो जाता है और किसी दिन में ठीक हो जाता है। तो मेरी सबसे ये प्रार्थना है, घुटनों की तकलीफें बहुत हैं, वार्शल का टूट जाना, रस्सियों का टूट जाना, टेंडन लिगामेंट जिनको बोलते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट का टूट जाना जो प्लेयर्स का टूटता है, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, वो हम आर्थोस्कोपिकली दूरबीन डाल के रिपेयर करते हैं। पर घुटना बचाना आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें खूब चलना चाहिए, हमें कम से कम अपनी प्राइवेट व्हीकल को यूज करना चाहिए। आसपास हमें कहीं जाना है तो हमें पैदल जाके लाना चाहिए। अगर हमारा सीढ़ी वाला घर है, तीसरी चौथी मंजिल पे रहते हैं, हमें दौड़ दौड़ के चढ़ना नहीं, दौड़ दौड़ के उतरना नहीं, धीरे धीरे चढ़ें, धीरे धीरे उतरें, अपना सब काम करें, लॉन्ग स्टैंडिंग करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, उससे हम घुटने को बचा सकते हैं। ये मैं समझाना चाहता हूँ। आज मैंने ज्यादा गौर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट पे दिया है। किसी प्रकार के भी आपके प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं ठीक से आप लोगों को अब अनिल जी बताएंगे, जिसका भी जो प्रश्न होगा हम उसके बारे में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर रमाकांत जी आर्यभूषण की अपार से होती है, दैनिक इलाज करेंगे। आपके पिताजी भी आर्य समाज सोरगंज के प्रधान रहे, तो जो प्रश्न आपके हो तो बारी बारी से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद संगीता जी का एक बजट और विठल दास जी का अध्यक्ष वक्तव्य, बाकी बुजुर्ग के बाद अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं। नमस्ते जी, हम पूछ सकते हैं? हाँ, सभी पूछ सकते हैं बारी बारी आज से। घुटने का दर्द का नहीं, जनरल जिम में 40 इयर्स के करीब होवे जेंट्स लेडीज, तो जिम का क्या नुकसान और क्या फायदा है? मेरी राय में तो जिम इज ए प्लेस फॉर सोशलाइजिंग, दोस्त बनाने के लिए, गप मारने का सबसे बड़ा जगह है जिम। क्योंकि कई बार हम लोग कहीं जगह जाते हैं, ये मेरा जिम का फ्रेंड है, ये मुझे जिम में मिलता है, तो वहां पर करें, सब एक्सरसाइज करें अगर अफोर्डेबल पोजीशन में है, क्योंकि जिम आजकल सस्ते नहीं है, 12,000 24,000 के साथ खर्चा होता है। आप बिल्कुल जाइए उस जिम में, पर उसमें ट्रेडमिल, अगर आप ओबीज हैं, अगर आप भारी हैं, 50 साल से ऊपर हैं, तो कृपा करके वहां ट्रेडमिल ना करें। नहीं, 40 इयर्स हैं, 40 साल के हैं और जॉब करते हैं बच्चे लोग। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो जिम करना नुकसान है क्या? बिल्कुल नुकसान नहीं है। जिम में घुटनों की, पर अगर जिम ऐसा ज्वाइन करे जहां पर एक अच्छा ट्रेनर, ट्रेनर इज बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिम उनके पास ट्रेनर नहीं है। हम कई ऐसे इंजरीज देखते हैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में कि मैं जिम जाता था और मैंने सडनली 20 किलो का वजन धड़ाम से नीचे गिरा दिया, क्योंकि कोई ट्रेनर ने इसको बताया कि इसको धीरे धीरे उठाना और धीरे धीरे उतारना। तो पता लगा जी लेफ्ट शोल्डर या राइट शोल्डर में इतना दर्द हो रहा है जो ठीक ही नहीं हो रहा। फिर एमआरआई करा रहे हैं और सर्जरी तक की नहीं हो पाई। जाना बहुत अच्छी बात है, पर मैं दिल्ली सरकार, मैं आम आदमी पार्टी ने आज तक हमारे यहाँ दिल्ली शहर के किसी पार्क में मैनुअल जिम्स नहीं लगे हुए थे। आप अपने अपने मोहल्ले में देखिए, दिल्ली सरकार ने जिम लगा दी। सब महिलाएं दोपहर में जाके वहां जाके पहिया चलाएं, वहां जाके नी की एक्सरसाइज करें, वहां बहुत अच्छी उन्होंने सुविधाएं दी है। मेरे ख्याल से, मेरी निगाह में कम से कम हर 1-2 किलोमीटर पे पार्क में दिल्ली सरकार ने जिम लगाया, जो आज तक 40 साल से नहीं।
वो जिम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके युवा पीढ़ी है, जिम जाती बहुत अच्छी है, पर उन्हें कहिए कि वहां जाके जरूर ये पूछे कि ट्रेनर कौन है, हु इज द ट्रेन, हैज ही ट्रेन पर्सन, और ऐसे ही एक वार्ड बॉय को खड़ा करके उन्होंने नहीं, ये प्राइवेट है तो ट्रेनर तो है। बहुत अच्छी बात है मैडम, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ओके जी, Affordability धन्यवाद है, जाना चाहिए, अगर धन्यवाद। फैसिलिटी तो जरूर जाना चाहिए। जिम एक स्टेटस सिंबल भी है हमारी सोसाइटी में कि जो हमारी मॉडर इन लॉ तो रोज दोपहर में जिम जाती है, एक स्टेटस सिंबल बना लिया लोग। हाँ जी, सही बात है। धन्यवाद बर्मीला ठक्कर जी, आप बम्बई से थे। कोई और प्रश्न? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार मैडम, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, घुटने के जो बीच में फ्लूइड जो बोलते हैं आप, वॉशर, वो उसका कोई तरीका है कि वो फिर से ठीक हो जाए? जैसे वो एक्सरे तो वो बोल रहे हैं कि आपका वॉशर वो जो है वो खत्म हो गया है, घिस गया है, तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अवॉइड हो सकता है ये? आपसे कहा कि 4 स्टेजेस होती हैं। हाँ जी। स्टेज 1, 2 एंड 3। अगर व्यक्ति 60 और 65 साल का और बहुत एक्टिव है, कोई काम पे जाता है, अपनी फैक्ट्री देखता है, अपने ऑफिस जाता है, अपनी दुकान में बैठता है, उसके बहुत ज्यादा दर्द है, स्टेज 4 है, तो उसकी आजकल बहुत अच्छी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपने मेरा पूरा सुना हो, कि मेरे घर में 6 लोग काम करने आते हैं और मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं मालिक हूँ, है ना? तो डॉक्टर साहब मालिक को ही कहेंगे घुटना बदलवा, बाकी 6 को नहीं बोलेंगे घुटना बदलवाने, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता घुटना बदलवाने। कर सकता है मैडम? कर सकता है ना? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर 4 में जा रहा है और कोई डिबिलिटी कंडीशन नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, आपका थायराइड बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप पतले दुबले हैं और बहुत तकलीफ हो रही है, अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ का प्रोग्राम, जैसे आप सवेरे शौच के नहीं जा सकते, नहा नहीं सकते, आप अपने बेडरूम से बाथरूम तक नहीं जा सकते, तो जरूर बदल, कोई नुकसान नहीं, पर यू मस्ट टेक 2-3 ओपिनियन बिफोर गेटिंग इट डन। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा भी एक प्रश्न है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा भी एक प्रश्न है। मैं राज रानी बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को 4 साल हुए, मैंने ऑपरेशन करवाया, घुटना चेंज करवाया है, लेकिन उसके बाद दर्द रहती है। तो यही समझा। हेलो, मैं तो यही समझाया सबसे ज्यादा कि नकली दांत और असली दांत में कितना फर्क होता है, उस प्रकार से नकली घुटने और असली घुटने में भी उतना ही फर्क होता है। पर आप अपना कैल्शियम लेवल, विटामिन D3 लेवल, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह चेक कीजिएगा, क्योंकि हड्डियां तो, घुटना तो उन्होंने पार्शियल चेंज कर दिया आपकी, पर बाकी की अगर हड्डियां कमजोर है तो दर्द तो उसके कारण भी होगा ना। तो हम लोग जनरली डेक्सा स्कैन, बोन डेंसिटोमेट्री वगैरह के देखते हैं मरीज का, तो फिर देखते हैं कि हड्डियों में कोई कमजोरी तो नहीं है, उसके कारण तो नहीं दर्द हो रहा। और आप नियमित रूप से, आपके डॉक्टर साहब एक्सरे कराते होंगे, साल में देखते होंगे घुटना हमारा जो हमने लगाया है, इम्प्लांट लगाया है, स्टील का घुटना जो लगाया है, कहीं लूज तो नहीं हुआ, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। मेरे ख्याल से दर्द ठंडों में होता है तो आप ठंडे पानी से सिकाई करिए। एक्सरसाइज तो आपको नहीं छोड़नी, चाहे आप घुटना बदलवा लें या नहीं बदलवा, एक्सरसाइज तो करनी ही है। ये सोचो कि मेरा घुटना बदल गया, मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, ऊपर की मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, वो दर्द करेंगी, हमारे हिप जॉइंट ऊपर के कूल्हे कमजोर हो जाएंगे, वो दर्द करेंगे। तो एक्सरसाइज तो हमें करनी ही करनी। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरी 68 ईयर्स की एज है, तो मेरा घर 4थी मंजिल पर है, तो मैं करता हूँ, तो मेरे को दर्द नहीं है, मेरे घुटने में दर्द नहीं है, पेन नहीं है, तो मेरे को नुकसान तो नहीं है? मैं 4थी मंजिल पे कई बार, आप अपनी 4थी मंजिल में करीबन 16 चौका 64, कम से कम 60 सीढ़ी होंगी आपकी, एक मंजिल में 15-16 सीढ़ी रहती है, ठीक है? तो आप सीढ़ी जितने मिनट में उतरते हैं उसका दुगना टाइम लगा दीजिए उतरने में, और जितने मिनट में चढ़ते हैं उसका दुगना टाइम लगा दीजिए चढ़ने में। अगर आप 8 मिनट में उतरते थे तो आप 12 से 16 मिनट में उतरिएगा, और अगर आप 6 मिनट में चढ़ते थे तो 12 से 14 मिनट में ऊपर चढ़िए, धीरे धीरे चढ़िएगा, हरी भरी करी बिल्कुल नहीं करना, दौड़ दौड़ के नहीं चढ़ना, दौड़ दौड़ के नहीं चढ़ना। अगर आपका कोई नीचे कितना भी कोई इंतजार कर रहा है, आप धीरे धीरे उतर के आइए, धीरे धीरे उतर, धीरे धीरे चढ़िए, कोई परेशानी नहीं। ये तो गुड एक्सरसाइज है अगर आप चढ़ उतर रहे हैं, वेरी गुड। लिफ्ट तो बिल्कुल यूज ही नहीं करनी चाहिए, लिखा नहीं होता, आप मेट्रो पे देखिए, कृपा करके लिफ्ट से ना उतरें, आप सीढ़ी से उतर के जाइए, हर मेट्रो स्टेशन पे लिखा है टू कीप योरसेल्फ हेल्दी प्लीज यूज द स्टेयर्स, प्लीज यूज द स्टेयर्स। डॉक्टर साहब पेन बिल्कुल नहीं है, घुटने में पेन नहीं है, तो फिर भी मैं डबल टाइम में चढ़ूं, डबल टाइम लगाऊं? सर आपकी शर्ट है 10 साल पुरानी, बहुत अच्छी लगती है आपको,
घिस तो गई है पर दिखने में बहुत अच्छी है। जिस दिन कीला में अटकेगी उस दिन सारी फट जाएगी। तो घुटने में किसी दिन ट्विस्ट हो गया तो उसी दिन आपका नुकसान हो जाएगा। वियर एंड टियर तो चल ही रहा है, एज रिलेटेड वियर एंड टियर तो चल ही रहा है। जिस दिन उसमें ट्विस्ट आ गया, किसी दिन आप अड़क गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, किसी 2 स्टेप नीचे गिर गए, उसी दिन आपका घुटना दर्द करना शुरू हो जाएगा। तो इंश्योरेंस की पॉलिसी हम कब देते हैं? जब चोट लग जाए तब थोड़ा देते हैं। इंश्योरेंस की पॉलिसी तो दिए चले जाते हैं ना, चोट लगे या ना लगे। तो ये इंश्योरेंस की पॉलिसी सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ना। थैंक यू सर, डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। कोई और प्रश्न? हाँ जी डॉक्टर साहब, एक मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब। इसके लिए कोई घुटने में लगाने के लिए कोई तेल भी है? डॉक्टर साहब आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही। 10 मिनट में एक घुटने के तेल का विज्ञापन आता है, हर 10 मिनट में, जो आपको माफिक आ जाए। सब एक लुब्रिकेशन है, सिकाई करिए और मालिश करिएगा। पर एक टीवी आप 1 घंटा बैठ के देखेंगे तो 4 घुटनों की ऑइंटमेंट और तेल का आपको विज्ञापन मिलेगा। तो तेल तो उपलब्ध है। अब मैं किसका नाम बताऊं? मैं तो ये कहूंगा कि आप गर्म पानी से सिकाई करके जो भी ट्यूब आपको माफिक आ जाती है वो लगा। सिकाई तो ठंडे और गर्म पानी से करते हैं सर। गर्म से करनी फिर ठंडे से करनी। हाँ जी, पहले गर्म से फिर ठंडे से। एंड देन कूल। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। आई हैव एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने मेंशन किया था कि यूरिक एसिड से बढ़ने से पेन होता है हमारे घुटनों में, तो कोई उसका मेजर है कि यूरिक एसिड को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए, मैंने बोला था कि प्रोटीन्स इंटेक अपना कम करना। इफ यू आर नॉन वेज, स्टॉप टेकिंग नॉन वेज, स्पेशली द मटन। No, I am vegetarian only. Then if you are foodie, then stop taking rajma, छोले, प्रोटीन्स इंटेक अपना कम करना पड़ेगा। ओके। उन मशरूम्स आजकल बच्चों के उनको हो रहा है, जो लोग जिम का पाउडर पीते हैं ना, बड़े बड़े डब्बे पीते हैं, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक्स पीते हैं अपने डोले बनाने के लिए, उन सब का यूरिक एसिड प्रोटीन इंटेक कम करना पड़ेगा। और यूरिक एसिड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यूरिक एसिड कॉजेस यूरिक एसिड स्टोन इन द बॉडी, किडनी स्टोन बनाता है। इसलिए यूरिक एसिड कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूरिक एसिड में जितना ज्यादा पानी पिएंगे, हाइड्रेट योरसेल्फ, एक लिक्विड है 2.5 से 3 लीटर लिक्विड रोज पीजिए, एवरीथिंग शुड बी फ्लश्ड आउट, तो कोई किडनी स्टोन बनने के चांस नहीं होंगे। प्रोटीन इंटेक कम करिएगा। हर तीसरे महीने यूरिक जांच कीजिएगा, अगर वो अपर लिमिट से ज्यादा है तो तब यूरिक एसिड की दवाइयां आती हैं, तो लो डाउन द यूरिक एसिड वो देना शुरू कर दीजिए। पर यूरिक एसिड एक बार दवाई शुरू हो जाए उसको कम करना बहुत कठिन है, इसलिए बेटर रहेगा कि अपना डाइटरी कंट्रोल करिएगा, अपने आप को प्रोटीन से कम रखिए, लीजिए जितना प्रोटीन हमें जरूरत है, ज्यादा प्रोटीन मत लीजिए, यूरिक एसिड कम। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमाकांत गुप्ता जी का विशेष उद्बोधन। अनिल जी एक मिनट पूछिए जी जल्दी। डॉक्टर साहब, ये जो काफ मसल है ना, काफ मसल में काफी पेन होता है दिन भर। जी सर, बिल्कुल ठीक। घुटने में ठीक है, काफ मसल में पेन होता है। कार्टिनिन नाम की दवा आती है काफ मसल में, विटामिन ई और कार्टिनिन हम देते हैं, एलसी कार्टिनिन, एक इवियोन एलसी, विटामिन ई एलसी आएगा। अगर आपका विटामिन D3 कम है तो भी काफ मसल में पेन होगा, अगर आपका विटामिन B12 कम है तो भी काफ मसल में पेन होगा, अगर विटामिन ई का जांच नहीं होती उसमें भी काफ मसल पे पेन होगा। क्योंकि हम लोगों की डाइट में विटामिन B12 नॉन वेज में ज्यादा है, हमारी डाइट में सिर्फ स्प्राउट्स में विटामिन B12। विटामिन D3 धूप में है या गोलियों के अंदर है जो आजकल आने लगी है, और विटामिन ई हमारी डाइट में बहुत कम है। तो उसका अगर आप प्रयोग करेंगे, मैं तो ये राय दूंगा, बिकॉज आप मुझे लगता है 65 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं जो मैं आपकी शक्ल देख पा रहा हूँ, तो आपको विटामिन D3, विटामिन B12 की जांच करा लेनी चाहिए। अगर B12 कम है तो B12 शुरू कर दीजिए, विटामिन D3 कम है तो विटामिन D3 शुरू कर दीजिए, नहीं तो इवियोन विटामिन ई आप शुरू कर दीजिए। इवियोन एक ट्रेड में विटामिन ई का कोई भी कैप्सूल 400 मिलीग्राम का आप खाइए, तो आपकी काफ में बहुत मसला है। पहले जमाने में क्या होता था, बेटा बाप के पैर दबाता था, बहू सास के पैर दबाती थी, किसी के काफ में दर्द। आजकल ये प्रथा खत्म हो चुकी है, तो बहुत लोगों के काफ में दर्द होता है। काफ में दर्द दबाने से ही दर्द भाग जाता था रात में सोने से पहले। एम आई रॉन्ग सर? गलत तो नहीं कहा मैंने? तो पहले काफी दबाते थे, जब पैर घुटते थे ना तो काफी दबाते थे। और एक प्रथा थी
जब बहू सास के पैर छूती थी वो बिल्कुल दबा ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आजकल तो पैर ही पहना होता है, एक उंगली छू देते हैं, टच कर देते हैं हील पे कि पैर ही पहना, तो उससे दर्द नहीं जाता। दबाओगे ना, घुटोगे तो दर्द जाता। ठीक है सर। एक ठीक है। सज्जन मुझे दिख रहे हैं किसी स्टोर से, वो कुछ पूछना, धन्यवाद। उनका स्टोर दिख रहा है मुझे, वो बीच में खड़े हैं सज्जन, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई उनका स्टोर सा दिख रहा है, चीजें रखी। डॉक्टर रमाकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो रिकॉर्डिंग कल हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है। इससे पहले कि प्रोफेसर विक्रमराव जी अपना संदेश दें, एक भजन के लिए अवगत करता हूँ संगीता आर्य जी। थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा। आइए संगीता जी। भाई जी नमस्ते। नमस्ते जोगेंद्र जी। संगीता जा रही है एक भजन के लिए। प्रवीण ठक्कर जी आ जाए दुबई से, एक भजन। फिर हाँ जी, धन्यवाद। आपके बाद विठल राव जी। नमस्ते जी सबको। ओम है जीवन हमारा, ओम पालनहार है, ओम है करता विदाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है, ओम है जीवन हमारा, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम है जीवन हमारा, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम है जीवन हमारा, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम है जीवन हमारा, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा, ओम है जीवन हमारा,
ओम प्राण आधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माता परवीन ठक्कर जी मुंबई से। मैं डॉक्टर रमाकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, परवीन ठक्कर जी का भी। अब आज के अध्यक्ष सार्वदेशिक सभा के महामंत्री हैदराबाद से प्रोफेसर विठल राव जी से प्रार्थना करूंगा अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद, शुभकामना संदेश। इसके बाद 2-4 भजन और होंगे। आइए विठल राव जी, स्वागत। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। आज का जो है, जो ये वेबिनार की जो बैठक थी, इससे पहले भी लगातार जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल नाले जी जो है संयोजन करते आ रहे हैं, और विशेष करके आज के इस वेबिनार आयोजन पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से डॉक्टर रमाकांत ने बहुत ही विस्तार से जो चीज़ों की जानकारी जो है बहुत कम लोगों को होती है, होते हुए भी जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि घुटनों का ही नहीं, सारे एक ढंग से जो है पूरा उन्होंने एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जिन नियमों का पालन करना चाहिए, मौलिक सूत्र है, उस मौलिक सूत्र में ये घुटनों का दर्द भी छिपा हुआ है। घुटनों का दर्द वास्तव में एक भयंकर जो है त्रासदी होती है, अगर जो है निरंतर रूप से। बहुत अच्छी उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया कि अगर आप जो है सीढ़ियाँ, आपको चलना ही है, बैठने के बजाय एक कमरे से दूसरे कमरे, तीसरे कमरे, चौथे कमरे, पांचवें कमरे, एक जगह से दूसरे जगह हमेशा आदमी को चलते फिरते रहने का अभ्यास करना चाहिए। इन्होंने ये जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग वॉकिंग का मतलब जो है बाहर जाकर के ही वॉकिंग, ठीक है बाहर जाकर के तो करना चाहिए, लेकिन किसी कारण से बाहर जाकर के वॉकिंग नहीं कर रहे हो तो भी जो है घर में ही एक दूसरे के मतलब कमरों में घूमते हुए, गैलरी में घूमते हुए या लॉन में घूमते हुए कुछ न कुछ आदमी को जो है घूमते रहना चाहिए, चहल पहल करती रहनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, और यहाँ तक समझाया है कि अगर जो है आप सीढ़ियाँ जो है 10 मिनट में चढ़ रहे हैं, अगर आपको दर्द है तो उसको 10 के बजाय जो है आप 15 मिनट कर लीजिए, 20 मिनट कर लीजिए, दर्द हो या ना हो, लेकिन धीरे धीरे अपने टाइम को जो है डबल कर दीजिए। उसी प्रकार से उतरते समय भी जो अगर 10 मिनट आप लगा रहे हो तो उसको भी 15 मिनट का टाइम लगा करके उतराइए। तो इस प्रकार जो विवरण उन्होंने दे करके बहुत सुंदर तरीके से, मैं समझता हूँ कि जो इतना खुलासा, इतना विस्तार पूर्वक, इतना खुलासा डॉक्टर रमाकांत ने दिया है कि फिर किसी प्रकार से किसी डॉक्टर के पास में अपनी जो शिकायत लेकर के जाने का मौका उन्होंने बहुत कम दिया है। तो मैं खास करके उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर रमाकांत जी का, और डॉक्टर रमाकांत जी को जोड़ करके अनिल आर्य जी ने खास करके ये जो कार्यक्रम रचा है। ठीक है, हम दूसरे आध्यात्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं, मन से संबंधित, आत्मा से संबंधित, समाज और राष्ट्र से संबंधित या दुनिया से संबंधित कई बातों के कई होते हैं, लेकिन आदमी का जो मुख्य जो होता है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर ठीक है तो सब कुछ जो है चंगा है। इसलिए स्वास्थ्य को ठीक रखने के जो उपाय खास करके डॉक्टर साहब ने जो बताया है, इससे पहले भी शायद लोगों ने बताया है, लेकिन आदमी होता है अनजान जैसे होता है, जानते हुए भी जो है नहीं जानता, जानते हुए भी उसको जो है नेग्लेक्ट करता है, छोड़ देता है, जानते हुए भी ऐसे करते रहता है। लेकिन बार बार जो है किसी बात को सुनने, सुनाने, समझाने से फिर से आदमी को बात समझ में आ जाती है। और मैं समझता हूँ कि जो है शरीर भी उतना बहुत महत्वपूर्ण है। सब जानते हैं, आप सब आर्य समाजी हैं, आर्य समाजियों ने बड़े ऊंचे ऊंचे जो है उपदेश सुने हुए हैं, लेकिन एक बात जो है जरूर आप ध्यान रखें, व्यक्ति जो होता है वो जो है मन, मस्तिष्क और शरीर का संघात होता है। व्यक्ति जो होता है मन, मस्तिष्क
और शरीर का संघात होता है। शरीर का संघात न हो तो मन और मस्तिष्क जो है का सवाल ही नहीं उठता। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर जो है एक महत्वपूर्ण जो है साधन है। शरीर के महत्वपूर्ण साधन को हमेशा के लिए बनाए रखना हर आदमी का, बूढ़ा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, सबको जो है इस ओर ध्यान देना। पूरे 24 घंटे में अगर 24 मिनट टाइम हम अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं निकाल सके तो ये बहुत ही विडम्बना की बात है। ठीक है, बीमारियां कई कारणों से आ रही होंगी, लेकिन हम खुद जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर लेते हैं, सावधानियां बरतते हैं, सावधानी को बरतते हुए जीने का विधान बना लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो है थोड़ी बहुत सुझाव के साथ में, थोड़े बहुत जो दवाइयों के साथ में अपने ऊपर जितनी बीमारियां आ रही है, इन सारी बीमारियों का इलाज करते कराते हम आगे बढ़ सकते हैं। पुनः एक बार मैं अनिल जी का, उनके साथियों का, केंद्रीय आयोग परिषद का, डॉक्टर रमाकांत जी का और जितने लोग इस वेबिनार से जो जुड़े, खास करके उन सबको मैं बहुत बहुत जो है साधुवाद देता हूँ। इसी प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे खुद आदमी हो, लेकिन आदमी के अंदर उत्साह बना रहना चाहिए, जज्बा बना रहना चाहिए। वो 50 आदमी हम जुड़ रहे हैं, लेकिन 50 आदमियों का भी जो जज्बा बना रहेगा तो ये आंदोलन, ये विचार निरंतर निरंतर आदमी को, समाज को आगे लेता जाता रहेगा। बस पुनः एक बार धन्यवाद देते मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद अनिल जी। प्रोफेसर विठल राव जी हैदराबाद से, आर्य समाज के जुझारू कार्यकर्ता है। हैदराबाद वो जगह है जहाँ आर्य समाज ने निजाम हैदराबाद को घुटने टेकने को मजबूर किया। तो विठल राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 300 से ऊपर फेसबुक पर, 70-72 जो पे लगभग 400 लोगों ने कार्यक्रम देखा, बहुत सुंदर। अब मैं डॉक्टर रचना चावला जी, जो डेंटल सर्जन है, 2 शब्द, कोई भजन, कोई गीत, कुछ प्रेरणा। उसके बाद अनंत प्रकाश जी हापुड़, फिर महेंद्र भाई जी। भजन वाले 1-2 तैयार रहे। रचना जी कुछ कहेगी? हाँ जी, नमस्कार जी। स्वागत। बहुत अच्छा प्रोग्राम। डॉक्टर रवि ने इतना अच्छा बताया सबको कि कितना आसान है हमारे अपने आप को, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, कि एक्सरसाइज ही जो सबका की है ना, कि वो सिर्फ एक्सरसाइज है। सिर्फ मैं कहती हूँ बोन डिजीजेस के लिए नहीं, आपके पूरे सिस्टम के लिए अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक सबसे बड़ी, कहते हैं ना, परहेज हमेशा अच्छे होते हैं इलाज से। तो अगर हम प्रिकॉशंस ज्यादा लेंगे तो इलाज भी कम से कम होंगे और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो लगातार बिना क्रम टूटे हर रोज इतनी क्रमबद्धता से चल रहा है, जो वेबिनार चल रहे हैं। अनिल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत ही भगवान हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पता भी नहीं चला है कि कोरोना काल कैसे निकल गया है। कोरोना के करते करते में वैक्सीन भी आ गई है। और ये एक और सबके लिए जरूर हिदायत है कि अफवाह में मत जाइए, वैक्सीन अच्छी है और सब जरूर लें। जिस तरह से भी बारी आएगी, 1 महीने पहली डोज के बाद 28 दिन या 30 दिन के बाद जो है आपको दूसरी डोज लेनी है, और उसके 15 दिन के बाद ही, आपने जैसे सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला ही है कि उसके बाद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। उन्होंने कुछ अपने नहीं, एक्सपर्ट्स के राय से ही सब कुछ बोला है। तो वैक्सीन जरूर लीजिए। नेचुरली पहले हेल्थ वर्कर्स की बारी, और उसके बाद हमारे वेबिनार में तो मोस्टली 50+ लोग ही जुड़े हुए होते हैं, तो सबके सब लोग वैक्सीन जरूर लें। और ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा है आपने, और सबने सुना है कि जो दूसरी हमारे फाइजर की थी वैक्सीन, उसके साथ एलर्जीज की जो थोड़ी सी रिएक्शंस थी वो रिपोर्ट करी गई हैं। अदरवाइज इन जो हमारे इंडिया के अंदर आ रही है, जो उस वैक्सीन के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और आप सब भगवान करे बिल्कुल स्वस्थ रहें और सेफ रहें। मेरी आप सबसे, भगवान से यही आप सबके लिए कामना है कि कोरोना के बाद सब अपने नॉर्मल रूटीन में जिस तरह से जाते थे आर्य समाजों में, उसी तरह से जाएंगे और सब बढ़िया होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना जी। हम भारतीय वैज्ञानिकों का, केंद्र सरकार का, मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। अब अनंत प्रकाश आर्य जी, संरक्षक आर्य समाज हापुड़, 2 शब्द, फिर महेंद्र भाई जी। अनंत जी हापुड़ से।
धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जी। मैं कहा विठल राव जी देख ले। मंत्री जी से तो बहुत पुराना परिचय है। मैं सुनना था अभी आपको, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है और डॉक्टर साहब ने भी बहुत ही उपयोगी बातें बताई हैं इतनी सरल भाषा में, और इतने गहन रोग का निदान जो डॉक्टर साहब ने बताया वो बधाई के पात्र है। बहुत जो भी सुन रहे हैं, कोई ना कोई परिवार में घुटनों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से परेशान है, तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ मिलेगा। मैं भी थोड़ा सा परेशान घुटनों के दर्द से रहता हूं, लेकिन इतना नहीं, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बताया उसका निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि आप इतना सुंदर कार्यक्रम हमें दे रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन वेबिनार हो रहा है, और बहुत ही अच्छे योग्य विद्वान, चाहे वो आर्य समाज से जुड़े हुए हों, वैदिक धर्म से जुड़े हुए हों या स्वास्थ्य से जुड़े हुए हों, उनका आप कार्यक्रम करा रहे हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूं और आपसे निवेदन यही करता हूं कि एक बार सप्ताह में किन्हीं डॉक्टर से और वो आप विद्वानों से करा ही रहे हैं। भजनों की श्रृंखला चाहे हमारी कम हो जाए, लेकिन ज्ञान वर्धन होता रहे तो सब लोगों को बहुत अच्छा लाभ इसका मिलेगा। पुनश्च अपने राष्ट्रीय मंत्री जी का भी और केंद्रीय आर्य योग परिषद के अपने डॉक्टर अनिल आर्य जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं सभी श्रोताओं से कि वो इसी प्रकार से हमारी इस केंद्रीय आर्य योग परिषद के वेबिनार से जुड़े रहें और उनको लाभ उठाते रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आनंद जी। परिषद के महामंत्री वीरेंद्र भाई जी 2 शब्द, उसके बाद भजन वाले होंगे तो मौका मिलेगा। वीरेंद्र भाई जी। हाँ जी, किसी की भजन सुनाने की इच्छा है, 1-2 भजन हो सकते हैं तो आ जाए। विमला ओझा जी, वीरेंद्र ओझा जी, 1-2 भजन। किसी की तैयारी है तो स्वागत है। चलो नहीं आ रहे। प्रवीण जी गाजियाबाद। हाँ जी, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट में मैं एक भजन बोलूंगा। सर ब्रेक थोड़ी लगा रहेगा, रिकॉर्डिंग चल रही है। प्रवीण जी गाजियाबाद। जी चलिए अनिल जी, मैं ही भजन सुना देती हूँ और स्वागत है, क्योंकि हमें चाहिए नहीं है रिकॉर्डिंग के अंदर कि कोई ब्रेक हो। हाँ ठीक है, स्वागत। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं। 8 पहर बस तेरे गीत गाऊं, तेरे चरणों में रहे मन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ख्वाहिशें जग की ना
मुझको सताए ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए चिंता हरगिज ना नजदीक आए करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाऊं ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए सफल हो जाए नर्तन मेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर रजत चावला जी का धन्यवाद। वीरेंद्र ओझा जी तैयार है तो स्वागत है। आ रहे हैं वीरेंद्र जी। चलो प्रवीण जी एक भजन और शांति पाठ कराइए। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं क्या जानू इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं हो शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। धन्यवाद अनिल जी। हम शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ संपन्न होगी। गहरा लंबा सांस भरते हुए करेंगे शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षध्वं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वद्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 ओम जय घोष।